हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आदर्श विद्या। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने कॉरपोरेट अकाउंट में हमने देखा था बैंक अकाउंट्स जो हमारा यूनिट है उसमें हमने बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस किया था कि बैंक में बैलेंस शीट किस तरह से बनाई जाती है, उसके शेड्यूल किस तरह से बनाए जाते हैं, ठीक है, और उसमें कौन सी इंफॉर्मेशन जो है इंक्लूड की जाती है। ठीक है, आज हम बैलेंस शीट के रिलेटेड एक सम डिस्कस करेंगे जो आपकी यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। ठीक है, तो आपकी बुक में दिया गया है सम नंबर 28, पेज नंबर 257। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्किप ना कीजिएगा क्योंकि ये जो सम है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है। ठीक है, इसमें सारे आपके डाउट्स जो है क्लियर हो जाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से बैंक की बैलेंस शीट बनती है। ठीक है, किस तरह से शेड्यूल बनाए जाते हैं। ओके, तो आपको कहा गया है फ्रॉम द फॉलोइंग लेजर बैलेंस प्रिपेयर फाइनल बैलेंस शीट ऑफ सोहल मानसी बैंक ऑफ केरला एज एट 31 मार्च 2008 गिविंग रिलेवेंट शेड्यूल्स। आपको बैलेंस शीट सारी जो दी गई है, एक लेजर बैलेंस शीट दी गई है आपको। तो इसमें आपको इंफॉर्मेशन दी गई है। एक तो फर्स्ट है शेयर कैपिटल 19 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 1 करोड़ 90 लाख। स्टैट्यूटरी रिजर्व आपको दी गई है यहाँ पे 2 करोड़ 30 लाख। नेट प्रॉफिट दिया गया है बिफोर एप्रोप्रिएशंस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपनिंग बैलेंस दी गई है। फिक्स डिपॉजिट दी गई है, सेविंग डिपॉजिट, करंट अकाउंट्स, बोरोइंग फ्रॉम अदर बैंक्स, बिल्स पेएबल, कैश क्रेडिट, कैश इन हैंड, कैश विथ RBI, कैश विथ अदर बैंक्स, मनी एट कॉल, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, प्रीमाइसिस, फर्नीचर एंड टर्म लोन्स। ओके, और अदर इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, एडजस्टमेंट दिए गए आपको। द फॉलोइंग प्रोविजंस आर टू बी मेड। नंबर 1, फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ऑन एडवांसेस on loss asset of ₹8 lakh at the rate 100%, on substandard assets of ₹20 lakh at the rate 10%। यानी कि आपको डाउटफुल डेब्ट की प्रोविजन रखनी है। एक तो लॉस एसेट पे 8 लाख रुपीस आपके लॉस एसेट है, उसके पर 100% यानी कि 8 लाख जो है आपका प्रोविजन रखनी है। सब स्टैंडर्ड एसेट है उसके पर 20 लाख है, उसके पर 10% आपको डाउटफुल डेब्ट रखनी है यानी कि 2 लाख रुपीस। ओके, चलिए उसके बाद आपको कहा गया है यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ₹2,50,000। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन भी आपको रखनी है 2,50,000। स्टैट्यूटरी रिजर्व एज रिक्वायर्ड बाय लॉ। स्टैट्यूटरी रिजर्व जो भी रिक्वायर्ड बाय लॉ, ये आपको पता है कि स्टैट्यूटरी रिजर्व कितनी रखनी है हमें। करंट ईयर के प्रॉफिट की कितनी रखनी है 20%। ओके, कंसिडरिंग अबोव प्रोविजंस प्रिपेयर बैलेंस शीट इन फॉर्म ए एज प्रिस्क्राइब अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ओके, आपको फॉर्म ए यानी कि बैलेंस शीट बनाना है। फॉर्म बी कहा गया हो तो P&L आपको बनाना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको इंफॉर्मेशन दी गई है तो याद रखिए ये जो इंफॉर्मेशन आपको बैलेंस शीट में दी गई है उसकी एक ही एंट्री करनी है हमें। ठीक है, और एडजस्टमेंट जो होते हैं उसकी 2 एंट्री होती है। ठीक है, बट यहाँ पे देखिए अगर आपको P&L एंड बैलेंस शीट दोनों बनाने का कहा हो तो आपकी 2 एंट्री होती है, एक तो P&L में होती है और एक जो है आपकी बैलेंस शीट में की जाती है। बट यहाँ पे देखिए आपको एक ही बैलेंस शीट ही बनाने को कहा है। ठीक है, अगर दोनों होता तो हम दोनों बनाते, बट यहाँ पे आपको बैलेंस शीट ही बनाने को कहा है तो हम बैलेंस शीट ही बनाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो हम मैंने यहाँ पे बैलेंस शीट बना के रखी है। सबसे पहले तो ये आपको बना के ही रखनी है क्योंकि ये इसमें कोई चेंज होने वाला नहीं। ठीक है, जो आपको शेड्यूल बनाने हैं वो तो बनाने ही है। इसमें अगर इंफॉर्मेशन आएगी तो हम लिखेंगे, वरना तो यहाँ पे डैश हो जाएगा। ठीक है, तो बैलेंस शीट आपको पता है कैपिटल एंड लिएबिलिटीज के 5 शेड्यूल है। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस,
डिपॉजिट्स, बोरोइंग एंड अदर लिएबिलिटी एंड प्रोविजंस। ठीक है, ये 5 शेड्यूल है। एसेट्स के 6 to 11, कैश एंड बैंक बैलेंस विथ आरबीआई, बैलेंस विथ बैंक एंड मनी एट कॉल, इन्वेस्टमेंट, एडवांस एंड फिक्स एसेट एंड अदर एसेट। ठीक है, और इसके सारे शेड्यूल मैंने यहाँ पे बना के रखी है। फर्स्ट शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ओके, डिपॉजिट, बोरोइंग, अदर लिएबिलिटी एंड प्रोविजन, एंड ये बाकी के सारे जो भी एसेट के शेड्यूल है, शेड्यूल नंबर 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। ठीक है, ये सारे शेड्यूल हमने बना के रखे। अब आपको करना है क्या कि जो इन्फॉर्मेशन जिस शेड्यूल में आती है वहां पे आपको एंट्री करनी है। ठीक है, बट सबसे पहले तो हम देखेंगे कि आपके जो एडजस्टमेंट आपको दिए गए हैं, ठीक है, उसकी एंट्री किस तरह से हमें करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम एडजस्टमेंट को देखेंगे। तो आपको कहा गया है कि द फॉलोइंग प्रोविजंस आर टू बी मेड, आपको फॉलोइंग प्रोविजन रखनी है। एक तो आपको प्रोविजन रखने को कहा है डाउटफुल डेप्ट के लिए। ठीक है, बैंक की डाउटफुल डेप्ट है लॉस एसेट, यानी कि 8 लाख के ऊपर 100%। इसका मतलब ये होता है कि 8 लाख जो है वो आपकी लॉस एसेट है। अब इसका जो 8 लाख आपने दिए हैं कस्टमर्स को, उसके आपको नहीं लगता कि आपको ये पैसे मिलने वाले हैं, यानी कि 100% आपका ये क्या है, डाउटफुल डेब्ट है। ठीक है, तो 8 लाख ऊपर आपको 100% प्रोविजन रखनी है, यानी कि 8 लाख प्रोविजन होगी। और सब स्टैंडर्ड एसेट यानी कि 20 लाख ऊपर आपको रखने की बोला है 10%, यानी कि 2 लाख रुपीज। ये दोनों प्रोविजन आपको रखनी है डाउटफुल डेब्ट। अब आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोविजन हम कहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, प्रोविजन कहाँ पे लिखी जाती है, एक तो आपके माइंड में आना चाहिए कि एक तो हमने देखा था कि पीएनएल अकाउंट में हम लिखते थे। ठीक है, प्रोविजन एंड कंटीजेंसी जो आपको लिखाया था। ठीक है, और दूसरी एंट्री जो होती है वो होती है बैलेंस शीट के शेड्यूल नंबर 5 में। ठीक है, आपका शेड्यूल नंबर 5 जो है वो किस तरह से बनता है, अदर लिएबिलिटीज एंड प्रोविजंस, यानी कि जो भी आप प्रोविजंस रखते हैं वो सारी यहाँ पे लिखी जाती है। ठीक है, तो प्रोविजन में आपको कहा गया है यहाँ पे कि डाउटफुल डेब्ट और उसकी प्रोविजन आपको रखनी है 8 लाख पे 100%, यानी कि 8 लाख रुपीस। ठीक है, और 20 लाख पर आपको रखनी है 10%, यानी कि 2 लाख रुपीस। ओके, टोटल हमारी डाउटफुल डेब्ट की प्रोविजन कितनी हुई है, 10 लाख रुपीस। ओके, अगर आपने पीएनएल अकाउंट बनाया होता तो हम पीएनएल अकाउंट में भी इसकी एंट्री करते, क्योंकि एडजस्टमेंट है तो एडजस्टमेंट की 2 एंट्री होती है, एक तो बैलेंस शीट के शेड्यूल में होती है और एक जो है हमारे पीएनएल अकाउंट में। ठीक है, ये प्रोविजन आपको डाउटफुल डेब्ट की 10 लाख रुपीस। ओके, चलिए अब उसके बाद आपको कहा गया यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितनी रखनी है हमें, 2,50,000। ठीक है, तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन प्रोविजन है तो फिर से हमें कहाँ पे एंट्री करनी है, शेड्यूल नंबर 5 में प्रोविजन फॉर टैक्स कितनी, 2,50,000। ठीक है, अब देखिए हमने पीएनएल अकाउंट तो बनाया नहीं है। ठीक है, बट इस साल का प्रॉफिट आपको दिया गया है, तो ये जो प्रोविजन है तीनों, ओके, 1, 2 एंड 3, ये तीनों जो प्रोविजन है हमने जो भी आपका करंट ईयर का प्रॉफिट है उसमें हमें ध्यान में लेना पड़ेगा इसको। ठीक है, बट ये कैलकुलेशन किस तरह से करनी हम बाद में समझाएंगे आपको। बट अभी के लिए आप ये याद रखिए कि अगर आपको प्रोविजन दी गई है डाउटफुल डेब्ट या तो फिर प्रोविजन फॉर टैक्स, कोई भी प्रोविजन आपको कहा गया हो तो शेड्यूल नंबर 5 में लिखा जाता है। ठीक है, अदर लिएबिलिटीज एंड प्रोविजंस। ओके, उसके बाद आपको कहा गया है यहाँ पे स्टैट्यूटरी रिजर्व एज रिक्वायर्ड बाय लॉ, यानी कि स्टैट्यूटरी रिजर्व जो है आपको रखनी है कितनी, रिक्वायर्ड बाय लॉ, यानी कि 20%। करंट ईयर के 20%, जो करंट ईयर का नेट प्रॉफिट होता है, ठीक है, उसका 20% आपको स्टैट्यूटरी रिजर्व रखनी है। ओके, तो ये जो है हम एडजस्टमेंट बाद में देखेंगे, क्योंकि करंट ईयर का प्रॉफिट जब भी आएगा तब हम ये एडजस्टमेंट भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब सारे एडजस्टमेंट हो गए हैं।
अब बात करते हैं कि इस इंफॉर्मेशन में जो भी आपकी जहाँ पे भी एंट्री होती है वहाँ पे आपको एंट्री करनी है, एक ही एंट्री की जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट आपको कहा गया है शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल जब भी आए, जब भी शेयर कैपिटल की बात आए तो आपको शेड्यूल 1 में एंट्री कर लेनी है। 19 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच और उसकी कैपिटल है 1,90,00,000, ठीक है। तो इसकी एंट्री होगी शेयर कैपिटल शेड्यूल नंबर 1 में। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे शेयर कैपिटल 19 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच और उसकी अमाउंट है 1,90,00,000। ओके, चलिए उसके बाद आपको कहा गया है स्टैट्यूटरी रिजर्व। तो स्टैट्यूटरी रिजर्व आपको पिछली साल की बैलेंस दी गई है, ठीक है। कितनी दी गई है? 2,30,00,000, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम स्टैट्यूटरी रिजर्व। अब आपके मन में सवाल आ गया कि क्यों यहाँ पे डायरेक्ट मैंने एंट्री कर ली। तो ये हमने आपको समझाया है कि कोई भी रिजर्व हो, ठीक है, कोई भी रिजर्व हो, स्टैट्यूटरी रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है, पीएनएल अकाउंट है, सिक्योरिटीज प्रीमियम है, तो वो सारा का सारा जो है लिखा जाता है शेड्यूल नंबर 2 में। रिजर्व हो तो शेड्यूल नंबर 2 में लिखा जाएगा। अब इसकी एंट्री मैंने अंदर के कॉलम में क्यों की है? तो देखिए स्टैट्यूटरी रिजर्व जो है आपको पिछली साल की बैलेंस दी गई है 2,30,00,000, बट इस साल की भी स्टैट्यूटरी रिजर्व जो है यहाँ पे ऐड होगी, करंट ईयर रिजर्व। इस साल की भी स्टैट्यूटरी रिजर्व हमने रखनी है। करंट ईयर के प्रॉफिट पर आपको स्टैट्यूटरी रिजर्व कितनी रखनी है? 20%। तो यहाँ पे अगर पिछली साल की बैलेंस दी गई हो तो यहाँ पे उसको करंट ईयर की जो भी रिजर्व होती है ऐड करके हमें टोटल अमाउंट जो है बाहर लेके जाती है, ठीक है। चलिए उसके बाद आपको कहा गया है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आपको इस साल का दिया गया है 1,50,00,000 एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपनिंग बैलेंस यानी कि पिछले साल का आपको प्रॉफिट दिया गया है 4,20,00,000, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट आपको बिफोर एप्रिसिएशन दिया गया 1,50,00,000, ठीक है। अब इसकी सारी कैलकुलेशन हम देखेंगे कि किस तरह से लिखा जाता है। देखिए सबसे पहले तो बात करें कि पीएनएल अकाउंट जो है वो यहाँ पे एंट्री होती है। पीएनएल अकाउंट ओपनिंग बैलेंस जो होती है आपको दी गई यहाँ पे कितनी है? 4,20,00,000, ठीक है। और 20 लाख ₹4,20,00,000 लिखने हैं, ठीक है। तो ये सही है, ठीक है। ये ओपनिंग बैलेंस है और करंट ईयर की जो भी पीएनएल अकाउंट की बैलेंस आती है वो भी यहाँ पे ऐड होती है। करंट ईयर वो आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। देखिए स्टैट्यूटरी रिजर्व में भी इस तरह से लिखा जाता है, पिछली साल की बैलेंस हो उसमें करंट ईयर की जो भी स्टैट्यूटरी रिजर्व है यहाँ पे ऐड होती है। पीएनएल अकाउंट में भी ठीक उसी तरह से लिखा जाता है। ओपनिंग बैलेंस जो भी पिछले साल की दी गई हो उसमें करंट ईयर का जो पीएनएल अकाउंट का बैलेंस आता है वो यहाँ पे ऐड होता है, ठीक है। बट करंट ईयर की पीएनएल की बैलेंस आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। किस तरह से फाइंड आउट की जाती है? तो देखिए इसकी कैलकुलेशन हम अलग से दिखाएंगे यहाँ पे। चलिए यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट दिया गया है करंट ईयर का, कितना है? 1,50,00,000, राइट। अब करंट ईयर के प्रॉफिट पे हमने एक तो फर्स्ट स्टैट्यूटरी रिजर्व रखनी थी, कितनी रखनी है? 20%। तो 1,50,00,000 का हमें कितना करना है? 20%, यानी कि 30 लाख ये हमारी स्टैट्यूटरी रिजर्व होगी, ठीक है। 30 लाख करंट ईयर के प्रॉफिट के। तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट कितना बचता है? 1,20,00,000, ठीक है। और करंट ईयर के प्रॉफिट में से आपकी इस साल की जो भी प्रोविजन हमने रखी है
ठीक है, वो भी माइनस की जाती है। ठीक है, इस साल की हमने कितनी प्रोविजन रखी थी, तो देखिए हमने पहले भी बात की थी कि ये जो प्रोविजन है पीएनएल अकाउंट में लिखी जाती है, तो इस साल की जो भी प्रोविजन है वो भी आपको माइनस करनी है। ठीक है, एक तो 8 लाख लॉस एसेट पे डाउटफुल डेब्ट है, 20 लाख जो भी आपकी सब स्टैंडर्ड एसेट थी उसके पर 10% के हिसाब से 2 लाख डाउटफुल डेब्ट है, और प्रोविजन फॉर टैक्स भी हमने रखा है 2,50,000। ठीक है, तो जो भी हमने प्रोविजंस रखी है इस साल की वो भी यहाँ पे माइनस होगी, तो माइनस डाउटफुल डेब्ट 10 लाख। ओके, यहाँ पे प्लस और प्रोविजन फॉर टैक्स कितना 2,50,000। ठीक है, टोटल 12,50,000 यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो अमाउंट कितनी निकल के आती है, 1,20,00,000 माइनस 12,50,000, 1,07,50,000, 1,07,50,000 ये हमारी अमाउंट निकल के आती है। ठीक है, किसकी, करंट ईयर के प्रॉफिट की। ओके, तो करंट ईयर के प्रॉफिट की हमने बैलेंस मिल गई, यहाँ पे लिखेंगे हम 1,07,50,000, ये यहाँ पे ऐड की जाएगी। ठीक है, हमने क्या किया है, सब में ऐसा ही करना है आपको। ठीक है, नेट प्रॉफिट जितना भी आपको दिया गया उसके 20% के हिसाब से हमें स्टैट्यूटरी रिजर्व रखनी है। ठीक है, कितनी 30 लाख। तो करंट ईयर की स्टैट्यूटरी रिजर्व कितनी बनती है 30 लाख, तो इसकी भी एंट्री हम यहाँ पे कर लेंगे। करंट ईयर की स्टैट्यूटरी रिजर्व 30 लाख यहाँ पे ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पे अमाउंट कितनी आएगी 2,60,00,000। ओके, 2,60,00,000, और उसमें से हमने इस साल की जो भी प्रोविजन रखी है वो भी माइनस की जाएगी। ठीक है, 12,50,000, तो यहाँ पे अमाउंट आपकी निकल के आती है करंट ईयर के प्रॉफिट की 1,07,50,000। तो ये पिछले साल के प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे आपकी अमाउंट निकल के आएगी कितनी 5,27,50,000। ओके, चलिए ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद आपको दिया गया है फिक्स डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट। तो जो भी सारी डिपॉजिट्स है, ठीक है, कस्टमर्स जो भी डिपॉजिट रखते हैं बैंक में, वो सारी की सारी जो है बैंक की क्या होती है, एक लिएबिलिटीज मानी जाती है। ठीक है, तो आपने डिपॉजिट की शेड्यूल बनाई है, यहाँ पे देखिए शेड्यूल नंबर 3। तो सारी जो भी आपको डिपॉजिट दी गई है, फिक्स डिपॉजिट है, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, वो सारा का सारा यहाँ पे लिखा जाएगा। तो देखिए फिक्स डिपॉजिट की अमाउंट आपको दी गई है 5,20,00,000। ओके, उसके बाद है सेविंग डिपॉजिट 4,50,00,000। ठीक है, चलिए उसके बाद है करंट अकाउंट्स। करंट अकाउंट्स की दो बैलेंस दी गई, एक तो डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, तो क्रेडिट बैलेंस जो है वो आपकी लिएबिलिटी है। ठीक है, करंट अकाउंट की जो क्रेडिट बैलेंस है वो आपकी लिएबिलिटी है। तो ये करंट अकाउंट है वो भी लिखा जाएगा किसमें, डिपॉजिट में, क्योंकि कस्टमर्स ने आपके बैंक में करंट अकाउंट जो खुलवाया वो आपकी लिएबिलिटीज मानी जाती है 5,20,00,000। ओके, और उसकी डेबिट बैलेंस है। ठीक है, डेबिट बैलेंस है यानी कि आपने किसी को एडवांस दिया है, बैंक ने किसी को एडवांस दिया है करंट अकाउंट के थ्रू, बराबर। तो ये जो है वो लिखा जाएगा आपका शेड्यूल नंबर 9 में। करंट अकाउंट कितनी है 28 लाख। याद रखिए, करंट अकाउंट की अगर डेबिट बैलेंस है तो लोन एंड एडवांस में लिखा जाएगा। ठीक है, और क्रेडिट बैलेंस है तो शेड्यूल नंबर 3 डिपॉजिट में लिखा जाएगा। ठीक है, फिर आता है बोरोइंग फ्रॉम अदर बैंक्स। ठीक है, इसका भी हमने शेड्यूल बनाया, बोरोइंग्स यानी कि शेड्यूल नंबर 4। अगर बैंक ने किसी से भी बोरो किया है तो वो लिखा जाएगा किसमें, शेड्यूल नंबर
4 में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बोरोइंग फ्रॉम अदर बैंक्स, कितना 1,20,00,000। ओके, उसके बाद है बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल तो ये जो है हमारी क्या है, बिल्स पेएबल अदर लिएबिलिटीज, ठीक है। अदर लिएबिलिटीज यानी कि शेड्यूल नंबर 5 में लिखी जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बिल्स पेएबल 10,000। ओके, चलिए उसके बाद आपको दिया गया है कैश क्रेडिट। तो कैश क्रेडिट जो है वो कहाँ पे लिखा जाएगा, तो देखिए कैश क्रेडिट यानी कि बैंक ने किसी को एडवांस दिया है, लोन, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट। तो इस सारी की जो एंट्री होगी वो कहाँ पे लिखी जाएगी, एडवांस में, ठीक है। ये सारे शेड्यूल आपको समझाए और उसमें हमने डिस्कस भी किया था कि किसकी कहाँ पे एंट्री होगी। तो कैश क्रेडिट जो है वो आपकी लिखी जाती है लोन एंड एडवांस में, शेड्यूल नंबर 9, 8,12,00,000, 8,12,00,000। ओके, उसके बाद आपको कहा गया है यहाँ पे कैश इन हैंड। कैश इन हैंड तो इसकी एंट्री की जाएगी किसमें, शेड्यूल नंबर आपके 6 में, क्योंकि कैश इन हैंड है, बैलेंस विथ आरबीआई है, तो वो सारी एंट्री की जाएगी शेड्यूल नंबर 6। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैश इन हैंड और वो है 1,60,00,000, ठीक है। उसके बाद है कैश विथ आरबीआई। तो इसकी भी एंट्री यहाँ पे की जाएगी, कैश विथ आरबीआई, ठीक है। कैश विथ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 38 लाख, ठीक है। चलिए कैश विथ अदर बैंक्स। तो कैश विथ अदर बैंक्स हो तो शेड्यूल नंबर 7 में, ठीक है। बैलेंस विथ अदर बैंक एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, तो इसकी एंट्री होगी शेड्यूल नंबर 7 में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैश विथ अदर बैंक्स 1,50,00,000, ठीक है। उसके बाद है मनी एट कॉल 2,10,00,000, ओके। चलिए उसके बाद है गोल्ड। गोल्ड है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। तो ये सारी की एंट्री होगी कहाँ पे, बैंक ने गोल्ड लिया है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ली है, तो बैंक का ये क्या माना जाएगा, एक टाइप का इन्वेस्टमेंट माना जाता है, ठीक है। तो ये इसकी एंट्री होगी शेड्यूल नंबर 8 हमारा इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे हम लिखेंगे गोल्ड। गोल्ड कितना है भाई, 60 लाख। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी यहाँ पे लिखी जाएगी 1,10,00,000। बैंक अकाउंट में कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। ये आपको कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि ये सारी इंफॉर्मेशन देख के डर जाते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ शेड्यूल याद रखना है कि किस शेड्यूल में कौन सी एंट्री लिखी जाती है, ठीक है। अगर आपको ये याद रहता है तो ये इस चैप्टर के जैसा इजी चैप्टर कोई भी नहीं है, ठीक है। चलिए उसके बाद है प्रीमाइसिस एंड फर्नीचर। तो ये प्रीमाइसिस एंड फर्नीचर जो है आपकी क्या है, फिक्स एसेट, ठीक है। फर्नीचर है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, ठीक है। ये सारी की एंट्री होती है फिक्स एसेट में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रीमाइसिस 1,60,00,000 एंड फर्नीचर 72,10,000। उसके बाद है लास्ट टर्म लोन्स। डेबिट बैलेंस है टर्म लोन्स की, तो वो माना जाएगा एडवांस में, ठीक है। तो एडवांस में लिखेंगे हम टर्म लोन, लोन, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, ठीक है। करंट अकाउंट की डेबिट बैलेंस, तो उसकी एंट्री होगी यहाँ पे 8 करोड़ आपको दिया गया है, ठीक है। 8 करोड़ एडवांस में की जाएगी, ठीक है। तो सारी की सारी एंट्री हमने यहाँ पे कर दी है, ठीक है। कोई भी एंट्री यहाँ पे बाकी नहीं है। तो हमें क्या करना है, इन सब का टोटल करना है और ये टोटल जो है लिखा जाएगा कहाँ पे, बैलेंस शीट में, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको दिया गया 1,90,00,000।
इसका टोटल निकाले तो कितना निकल के आएगा, 2,60,00,000 प्लस 5,27,50,000, 7,87,50,000। ओके, चलिए इसकी एंट्री करेंगे तो 5 5 10, 14,90,00,000। इसकी ज़रूरत नहीं, 1,20,00,000। यहाँ पे 12,60,000। फिर आता है कैश एंड बैलेंस विथ RBI, तो 1,60,00,000 प्लस 38,00,000 यानी कि 1,98,00,000। यहाँ पे 3,60,00,000, 1,70,00,000, 8 8 16 16 16,40,00,000। यहाँ पे 1,60,00,000 प्लस 72,10,000, 2,32,10,000। अदर एसेट्स में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई तो यहाँ पे डैश। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि ये जो भी आपको हमने टोटल मिला है हमें, इसकी एंट्री हम करेंगे बैलेंस शीट में। ठीक है, तो बैलेंस शीट हमने ऑलरेडी यहाँ पे बना के रखी थी, तो सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पे टोटल ही लिखना है। तो शेयर कैपिटल का आपका टोटल था 1,90,00,000। शेड्यूल नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस, उसका टोटल था 7,87,50,000। शेड्यूल नंबर 3 14,90,00,000, 1,20,00,000। शेड्यूल नंबर 5 12,60,000। शेड्यूल नंबर 6 1,98,00,000। ₹3,60,00,000। ₹1,70,00,000। 16,40,00,000। 2,32,10,000। ठीक है, अब आपको करना है इन 5 का टोटल, क्योंकि हमारी लिएबिलिटीज एंड एसेट की टोटल सेम होनी चाहिए। 1,90,00,000 प्लस 7,87,50,000 प्लस 14,90,00,000 1,20,00,000 12,60,000 26,10,000। ठीक है, चलिए एसेट की टोटल करेंगे हम, तो 1,98,00,000 3,60,00,000, 1,70,00,000, 16,40,00,000, 2,32,10,000, 26,10,000। ठीक है, दोनों साइड का देखिए हमें टोटल मिल गया है। देखिए वैसे तो आपका जो शेड्यूल नंबर 12 है कंटीजेंट लिएबिलिटीज, ठीक है, उसका भी शेड्यूल बनता है, बट यहाँ पे कोई भी आपका शेड्यूल नहीं दिया गया है। वैसे भी हम यहाँ पे टोटल में तो इसको लिखते नहीं है, बट आपको सिर्फ दिखाना पड़ता है। बट कोई भी कंटीजेंट लिएबिलिटी आपको नहीं दी गई है
तो ये जो है आपकी बैलेंस शीट इस तरह से बनाई जाती है बैंक अकाउंट में। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी है, कोई भी एडजस्टमेंट आपको पता नहीं चलता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।